वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आज हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी है, ये भी पढ़ना है। तो जरा सा देखते हैं बेटा। सबसे पहले पढ़ते हैं ये डेटा, ये आदाद शुमार क्या होते हैं और इसका क्या अक़साम है। ये डेटा क्या होता है? ये डेटा होता है किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट कितना है, एक डेटा है, एक इंफॉर्मेशन है। इस वक्त शाहीन के इस साल कितने बच्चों के कितने मार्क्स रहे, ये भी एक डेटा है। ये क्या है? आदाद शुमार है। और इसका हिसाब करने का जो ब्रांच है उसे क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। उसे क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स या शुमारियात। आप अक्सर सुनेंगे कहीं पे आपसे कहा जाएगा कि महंगाई बढ़ गई है ना, या आप सुनेंगे कि देश में GDP इतना बढ़ गया है। ये सब जो है शुमारियात का सब्जेक्ट है, ये सब स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है। तो डेटा कई टाइप के होते हैं, है ना। किस किस टाइप के होते हैं? कुछ जो है क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं, कुछ जो है क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं। ये क्वांटिटेटिव डेटा क्या होते हैं? किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में कितने मार्क्स आए, ये क्या है? एक क्वांटिटेटिव डेटा है। ठीक है। कुछ डेटा क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। मान लीजिए हम एक होटल चला रहे हैं, होटल में जितने गेस्ट हैं वो जाते जाते होटल में उनका एक्सपीरियंस कितना कैसा रहा उसके बारे में लिखते हुए जाते हैं। तो किसी ने लिखा बहुत अच्छा रहा, किसी ने कहा ठीक था, किसी ने कहा मुझे तो मजा आ गया, खाना बड़ा अच्छा था। बात यह है कि ये जो डेटा है ये क्वालिटेटिव डेटा है, इसे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें कोई नंबर नहीं है कि डेटा क्या है। क्या सबको समझ में आ गया? तो ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, किसी खुसूसियत को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये डिस्क्रिप्शंस होते हैं, है ना, तफसील होती है इसमें। इनको हम डिस्कस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इनको कंप्यूट नहीं कर सकते, इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसा डेटा को क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव डेटा या फिर सिफाती आदाद शुमार। कुछ प्राइमरी डेटा होते हैं। प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो पहली बार कलेक्ट किए गए। ठीक है। कुछ सेकेंडरी डेटा होते हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं? जिन्हें जुगाड़ से इधर उधर से अरेंज कर लिया। ऐसा डेटा को क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा, है ना, इब्तिदाई आदाद शुमार और सानवी आदाद शुमार में थोड़ा सा फर्क होता है। किस तरह से उसकी डेटा एनालिसिस करते हैं, इसमें दोनों के बीच में थोड़ा सा फर्क होता है। उसके अलावा कुछ जो है मुजर्रिद आदाद शुमार होते हैं, डिस्क्रीट डेटा होते हैं, जिनकी की खास वैल्यू होती है। क्रिकेट मैच में कितने रन बने, उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। भाई आज 280 रन बने, आज 284 रन बने। कभी ये तो नहीं होता ना 284.5 रन बने। ऐसे डेटा क्या होते हैं बेटा? मुजर्रिद आदाद शुमार होते हैं। इसके अलावा एक मुसलसल आदाद शुमार या कंटिन्यूअस डेटा भी होता है। कंटिन्यूअस डेटा ये होता है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। किसी का वेट कितना है, ये क्या है? एक कंटिन्यूअस आदाद शुमार है। वैल्यू बीच में भी तो हो सकती है ना। हाँ, ये अलग बात है कि अक्सर जब हम वेट रिकॉर्ड करते हैं तो वेट एग्जैक्ट नहीं रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि अप्रोक्सीमेट रिकॉर्ड करते हैं। किसी का वेट 86-87 के बीच में था, हमने क्या लिखा? 86 kg। तो ऐसे में कंटिन्यूअस डेटा भी लिखते टाइम पर कभी कभी डिस्क्रीट बन जाता है, लेकिन उससे कुछ एरर्स आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो डेटा कंटिन्यूअस है ना। और बाकी डेटा जो है डिस्क्रीट होते हैं। हाइट 2 के बीच में हो सकती है ना, लेकिन एग्जाम में जो मार्क्स आए उनकी तो पर्टिकुलर वैल्यू होगी ना, 2 के बीच में थोड़ी होंगे। अगर 0.5 भी होंगे तो भी तो एग्जैक्ट 0.5 होंगे। क्या समझ में आया कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा के फर्क? और डेटा के बारे में पढ़ते हैं। कभी भी हम शुमारियात में, स्टैटिस्टिक्स में किसी का स्टडी करते हैं तो उसमें पहला स्टेप ये होता है डेटा को कलेक्ट करना। डेटा को कलेक्ट करना हमेशा उसका पहला स्टेज होता है। कुछ मिसाल बेटा डेटा कलेक्ट करने की, क्लास में कितने बच्चे हैं, सबका वेट कितना कितना है, इसका हिसाब।
ये भी हो सकता है कि पूरे देश में पिछले 10 साल में कितना गेहूं प्रोड्यूस हुआ, किस साल ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, किस साल कम प्रोड्यूस हुआ, है ना। आपकी कॉलोनी में कितने 1 BHK फ्लैट है, कितने 2 BHK फ्लैट है और कितने 3 BHK फ्लैट है। आपके शहर में पिछले 10 साल में कितनी बारिश हुई है, या क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कितने स्टूडेंट्स का कौन सा ब्लड ग्रुप है। ये सब क्या है बेटा, डेटा। ये सब डेटा पहले कलेक्ट करना पड़ेगा। जब डेटा कलेक्ट करेंगे उसके बाद ही तो स्टैटिस्टिक्स कर पाएंगे। डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा का अगला काम होता है डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, है ना, डेटा को अरेंज करना। सिर्फ डेटा जो है वो उतना मजा नहीं आता है, डेटा को समझने में क्या चाहिए होता है, उसको अरेंज करना होता है। शाहीन में डेटा क्या होगा, इस साल एग्जाम हुआ, कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए, हर स्टूडेंट का नाम, इसका ये मार्क्स, इसका ये नाम, इसका ये मार्क्स, ये क्या है बेटा, डेटा है। लेकिन इस डेटा को हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे। हम देखना चाहते हैं हाईएस्ट मार्क्स कितना है, एवरेज मार्क्स कितना है, कितने स्टूडेंट्स के 90% के ऊपर है, कितने स्टूडेंट्स के 80 से 90 के बीच में। ये जो प्रोसेस है बेटा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या आदाद शुमार की तंजीमकारी। डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेबल्स में। जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि डेटा को हम कैसे स्टडी करें, टेबल में, है ना। जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं वो टेबल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि टेबल में पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से होती है, एक्चुअल वैल्यूज होती हैं। लेकिन टेबल लेटर से देखने में इतने खूबसूरत नहीं लगते, उसके लिए या तो कुछ चार्ट को यूज करते हैं या फिर कुछ ग्राफ्स को यूज करते हैं। बार ग्राफ्स हैं, कई चार्ट और ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। चार्ट और ग्राफ से थोड़ा उन लोगों को भी समझ में आता है जो कि जिनको के शुमारियात के, स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट नहीं है। उनको समझाने के लिए कि क्या हो रहा है, उनको ग्राफ में ज्यादा अच्छा समझ में आता है। उनको ग्राफ में दिखता है अच्छा ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है, ठीक है। टेबल, और वैसे भी अगर आप कोई मैगजीन में डाल रहे हो, न्यूज़पेपर में डाल रहे हो, तो उसमें टेबल डालना देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, चार्ट देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। और बहुत से लोगों के लिए चार्ट और ग्राफ से ज्यादा आसान हो जाता है चीजों को समझना कंपेयर टू टेबल के, जदूल के, है ना। जरा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा हमें डाटा कलेक्शन कहां से करें, कहां से हम आदाद शुमार लेके आए, बहुत तरीका है। हम अपना फॉर्म बनवा के बंटवा सकते हैं। लोग फॉर्म भरते जाएंगे, आपने देखा होगा कभी जा रहे हो फॉर्म वगैरह भरने को मिलता है ना। लोग मार्केटिंग के लिए फॉर्म भरवाते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, है ना। लोगों से पूछ सकते हैं भाई घर में आप कौन सी कंपनी का टूथपेस्ट यूज करते हैं, लोग बताएंगे कॉलगेट, पेप्सोडेंट, जो भी करते हो। क्या समझ गए। ऑब्जर्व कर सकते हैं, हर चीज देखना जरूरी थोड़ी है, आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। बहुत सी चीजें होती हैं जो कि सामने में होती हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी कभी डॉक्यूमेंट से, रिकॉर्ड से भी मिल जाता है। एक फोकस ग्रुप की तकनीक होती है। फोकस ग्रुप में क्या होता है, मुझे पता करना है ना, कि ये चीज कितनी पॉपुलर है, तो कुछ लोगों को जमा करके वो अनाउंसमेंट करके हम अंदाजा लगाते हैं। इसको फोकस ग्रुप कहते हैं। कई लोग, खास के जो इलेक्शन के टाइम पे होता है ना, प्रेडिक्शन, कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसमें फोकस ग्रुप की जरूरत पड़ती है। कभी कभी ओरल हिस्ट्री अल्टीमेटली किस चीज से रिलेटेड है, इंटरव्यू से, है ना। ओरल हिस्ट्री जो है बेटा, खास के डॉक्टर्स जब इस तरह से पूछते हैं ना, इस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसको ओरल हिस्ट्रीज कहते हैं। कुछ और तकनीकें भी हैं, कॉम्बिनेशन रिसर्च हो सकता है। जरूरी नहीं है आप एक ही तकनीक को यूज करें, एक से ज्यादा तकनीक को मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रैकिंग, आजकल वेबसाइट से बेटा बहुत सारा डेटा मिल जाता है। आपने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे कौन कहां से आ रहा है, किस चीज पर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, उससे बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। आजकल बहुत सा डेटा जो है ऑनलाइन मिलता है। इसके अलावा बेटा ऑनलाइन मार्केटिंग एनालिसिस भी हो सकती है। ऑनलाइन मार्केटिंग एक पूरा सब्जेक्ट है ना, जिसमें बताया जाता है क्या चीज ज्यादा क्या चीज कम। इसके अलावा सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम और इस तरह की जितनी चीजें हैं, उन पर से भी आपको बहुत से, ट्विटर वगैरह है, इनसे भी बहुत सारे डेटा मिल जाते हैं, है ना। कई तरीके हैं बेटा डेटा को कलेक्ट करने के। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस तरह से डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी डेटा को उठाकर, एक्चुअल जो डेटा होता है, जो एक्चुअल आदाद शुमार होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, कच्चा डेटा, रॉ डेटा, है ना। इसको क्या कहते हैं, खाम आदाद शुमार। इसको क्या कहना चाहिए असल में,
कच्चा आदाद शुमार। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन जो है अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रॉ डेटा में क्या होता है, चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, चीजों को सामने पकड़ा दिया है। ये देखिए क्लास में 20 बच्चों के मार्क्स हैं, आपके सामने रखे हुए हैं। ये क्या है बेटा, ये रॉ डेटा है, कच्चा डेटा है, इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है, सीधे मार्क्स बता दिया, रोल नंबर 1 के 18, रोल नंबर 2 के 16, रोल नंबर 3 के 12। इस डेटा में सबसे बड़े और सबसे छोटे का जो फर्क है उसे क्या कहते हैं बेटा, रेंज या वसात। सबसे बड़े और छोटे का जो फर्क है उसे क्या कहते हैं, रेंज या वसात। यहां पे सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं बेटा, मुझे तो लगता है इसके आए हैं। कितने मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स। और सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, इनको देखो जरा, 2 सीट आगे बैठे थे, इनके कितने हैं बेटा, 4 मार्क्स। दिखा आपको। सबसे बड़ा मार्क्स कौन सा है बेटा, 20 मार्क्स, ये रहा। और सबसे छोटा मार्क्स कितना है, 4। तो यहां पे रेंज, इस डेटा की रेंज या इस डेटा की वसात कितनी है बेटा, इस डेटा की रेंज या वसात है 20 - 4, कितना है बेटा, 16। इन 16 मार्क्स पे सभी स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है बटा हुआ है। ये सबको समझ में आया। आप ये भी कह सकते हो कि रेंज जो है फ्रॉम 4 to 20 है, आप ऐसे भी कह सकते हो। रेंज कहां से कहां है, फ्रॉम 4 to 20। आप कह सकते हो कि रेंज जो है 4 से 20 तक है, ये भी चलेगा, ये भी तरीका है रेंज बताने का। नहीं तो रेंज बताने का दूसरा तरीका क्या है, अपर माइनस लोअर कर दो और कह दो कि ये क्या है, वसात है। क्या सबको समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। ये रॉ डेटा की इनिशियल एनालिसिस, अभी तो हमने एनालिसिस स्टार्ट की है, रॉ डेटा की बहुत एनालिसिस करनी होती है। ये बड़े काम की चीज है, टैली मार्क चार्ट। टैली मार्क चार्ट एक ऐसा तरीका है जिससे हम डेटा को क्विकली एनालाइज कर सकते हैं कि कितने लोग कितने मार्क्स हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, 1, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, 5 ऐसे होता है, 6 ऐसे रहा, 7 ऐसे रहा, 8 ऐसे रहा, 9 ऐसे रहा, 10 में 5वां डंडा क्या मारते हैं, तिरछा मारते हैं। इससे क्या फायदा है बेटा, इससे फायदा है कि जैसे ही आपने इसको देखा, आपने देख के पहचान लिया 5 और 5 10 है। जैसे ये देखो बेटा, टैली मार्क से मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको बताना है कितना है ना, टैली मार्क से कितना लिखा, तो आप डायरेक्ट देखोगे ये कितना है 20 और ये कितना है 3, मतलब कितना लिखा है मैंने टैली से 23। क्या समझ में आ गया। ये गिनने का तरीका है, ये एक तकनीक है जिसको हम लोग यूज करते हैं, हो सकता है अभी किसी डेटा पे हम लोग देखे भी। इसके बाद बेटा एक चीज होती है जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ, कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ, 30 मार्क्स का टेस्ट, और हम देखना चाहते हैं कि ये क्लास ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रही है। मुझे इंडिविजुअल स्टूडेंट में इंटरेस्ट नहीं है कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ये स्टूडेंट बहुत खराब है, मैं देखना चाहता हूं ये क्लास कैसे परफॉर्म कर रही है ना। तो मैंने हिसाब किया कि क्लास में कितने बच्चों के मार्क्स 1 से 5 के बीच में है, कितनों के 6 से 10 के बीच में है, कितनों से 11 के 15 के बीच में है, कितनों के 16 से 20 में है, कितनों के 21 से 25 में है, और कितने टॉपर्स हैं जिनके 26 से 30 है। तो हमने देखा कि 5 बच्चों के 1 से 5 के बीच में मार्क्स आए हैं, 8 बच्चों के 6 से 10 में आए हैं, 6 बच्चों के 11 से 15 में आए हैं, 8 बच्चों के 16 से 20 में आए हैं, 5 बच्चों के 21 से 25 में आए हैं, और 4 बच्चों के 26 से 30 में आए हैं। तो ये जो टेबल है ना बेटा, ये जो टेबल है इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या तअद्दुद की तक़सीम। क्या समझ में आ गया। इसमें एक जो इंटरवल है 1 से 5 वाला, इस एक इंटरवल को क्या कहते हैं बेटा, इस एक इंटरवल को कहते हैं क्लास। इस एक इंटरवल को क्या कहते हैं, क्लास। एक क्लास है हमारी 1 to 5। ये बात है, क्लास 1 to 3 4 से कोई मतलब नहीं है, ये शुमारियत का, स्टैटिस्टिक्स का एक टेक्निकल वर्ड है। जब आप डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो कि इस वैल्यू से इस वैल्यू में इतने लोग, इस वैल्यू से इस वैल्यू में इतने लोग, है ना, तो उस चीज को क्या कहते हैं बेटा, उस चीज को कहते हैं क्लास। हर क्लास में एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। जैसे इस क्लास को देखो 6 से 10, 6 से 10 में लोअर लिमिट कितने की है बेटा, 6 की, और अपर लिमिट कितने की है, 10 की। ये समझ में आ गया। और वो क्लास कितनी बार रिपीट हो रही है, इस चीज को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी या फिर तअद्दुद। क्या सबको समझ में आ गया अच्छे से। जरा सा आगे बढ़ते हैं।
आज की क्लास में बहुत सारी कहानी आपको सुनानी है, लास्ट में थोड़ा सा हिसाब है पर मोस्टली कहानी है। एक और टर्म है जिसका नाम है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या है बेटा? क्लास की चौड़ाई है ना, ठीक है, क्लास का वक्फा, क्लास का वक्फा, ठीक है। क्लास विड्थ क्या होती है बेटा? क्लास विड्थ होती है क्लास का वक्फा। ठीक है, क्लास विड्थ क्या होती है बेटा? ऊपर और नीचे के बीच का फर्क। जैसे यहां पे 5 - 1 कितना हो, 5 और 1 कितना क्लास विड्थ है बेटा? 5 की क्लास विड्थ है। कैसे देखते हैं? 6 - 1 कर लो, या 11 - 6 कर लो, या 16 - 11 करो, या 21 - 6, या 26 - 21। तो हर क्लास कितनी 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 चौड़ी है? हर क्लास बेटा 5 चौड़ी है। एक और चीज रेंज है, या रेंज को क्या कहते हैं बेटा? वसअत। रेंज को क्या कहते हैं? वसअत। वसअत क्या होती है बेटा? वसअत होती है सबसे बड़े डेटा और सबसे छोटे डेटा का फर्क। यहां पर सबसे छोटा डेटा कितना है बेटा? है ना, जैसे ये देखो, ये मिसाल दिया है कि अगर सबसे बड़ी डेटा एंट्री 29 है और सबसे छोटी डेटा एंट्री 1 है, तो रेंज कितनी हो गई? वसअत कितनी हो गई? 29 - 1 यानी 28। इन 28 में सारे के सारे डेटा हमारा फैला हुआ है, इन 28 वैल्यू में। क्या सबको समझ में आया क्लास क्या चीज है? अभी हम खाली टर्म्स पढ़ रहे हैं ना। कुछ डेटा डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट डेटा ऐसे होते हैं जिनकी कोई वैल्यू होती है, मुजर्रद, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा वो होते हैं जिनकी कोई वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है। जैसे किताब में कितने पेज है, नंबर ऑफ पेजेस है ना बुक, तो आधे पेज तो नहीं होगा ना, होगा तो पूरा होगा ना, ठीक है। शू का साइज जो होता है बेटा वो भी डिस्क्रीट होता है। आपको या तो 8 नंबर फिट होगा या 9 नंबर फिट होगा। आप ये तो नहीं कह सकते हो नहीं मैं 8 - 8 पहनता हूं, या तो आप 8 नंबर पहनोगे या 9 नंबर पहनोगे। या रूम में कितने लोग हैं, या रेस में कितने लोग हैं, वो क्या होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल। या कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो क्या होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल। ऐसा थोड़ी होगा कि कोई कहेगा नहीं मैं आधा ही इस यहां पर वीडियो को देख रहा हूं। या तो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। क्या सबको समझ में आ गया? कुछ डेटा कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे एक फिल्म है, फोटोग्राफिक फिल्म है, इसकी लंबाई क्या है बेटा? कंटिन्यूअस वेरिएबल। टेम्परेचर एक कंटिन्यूअस वेरिएबल। टेम्परेचर आज 35 डिग्री है या 36 डिग्री है, बीच में भी हो सकता है ना। वक्त बेटा एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, खास के ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि हर वक्त आगे चलता चला जा रहा है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है बेटा? जिनकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। और कुछ मिसाल दिया है, क्या है बेटा? क्रिकेट मैच में जो स्कोर है बेटा, नंबर ऑफ रन्स, वो क्या होता है? एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। घर में कितने बच्चे हैं, वो भी क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल है। भाई या तो 1 है या 2 है या 3 है। आप ये तो नहीं कह सकते हो ना 2 पूरे हैं और 1 आधा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये सब क्या है बेटा? मुजर्रद मुजर्रद आदाद शुमार है, मुजर्रद मुतगैर है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। दूसरे क्या है बेटा? कंटिन्यूअस वेरिएबल है, मुसलसल आदाद शुमार है। क्या होते हैं बेटा? ये है ना, किसी की हाइट बेटा कंटिन्यूअस होती है, सबकी अलग अलग हाइट हो सकती है, बीच की वैल्यू भी हो सकती है। अब एक बात और है बेटा, एक बात और ये है कि मान लो आप सेंटीमीटर में अपनी हाइट मेजर कर रहे हैं। किसी ने अपनी हाइट मेजर की है 151 सेंटीमीटर। तो असल में इसका मतलब ये हो सकता है कि 151 के आसपास हो। प्रैक्टिकली स्पीकिंग यही होता है। जब आप लिख रहे थे तो 150, 150, 152 इन्हीं में से कोई एक लिखना था। तो ऐसे में क्या है बेटा कि जो हाइट, जो असल जो हाइट है ना, वो तो बेटा कंटिन्यूअस है, लेकिन आपने जो वहां रिकॉर्ड की है वो डिस्क्रीट है। और वो जो डिस्क्रीट है उसमें उसकी वजह से थोड़ी सी एरर है, थोड़ी सी उसमें गलती है, ठीक है। ऐसा भी होता है, अक्सर कंटिन्यूअस वेरिएबल को हम लोग थोड़ी सी एरर बर्दाश्त करके डिस्क्रीट वेरिएबल में बदल देते हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। लेकिन पीछे का वेरिएबल हाइट सच में क्या है? कंटिन्यूअस है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आदाद शुमार को तस्वीर से कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 4 स्टूडेंट हैं, 4 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एक बैरी है, एक मेरी है, एक नसीम है और एक एली है। तो आपको क्या दिख रहा है? इधर क्या बताया गया है बेटा? किसने कितना घंटा काम किया पिछले हफ्ते में। तो क्या आपको दिख रहा है कि बैरी कितना काम किया है बेटा? 20 घंटा। दिखा आपको? और मेरी कितना काम किया है? वेल 50 और 60 के बीच में हो सकता है। कितना हो? ये 50 है, यहाँ पे क्या होता? 60। कितना होता? 55 घंटे के आसपास होगा।
नसीम कितना कितना काम किया है बेटा 30 घंटा, जबकि एली ने कितना काम किया है 40 घंटा। क्या समझ में आया? समझ में आया बार चार्ट कैसे होते हैं? इसको क्या इस तरीके को क्या कहते हैं बेटा? बार चार्ट या बार ग्राफ। क्या समझ में आ गया? बार ग्राफ से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कितनी कितना। अच्छा, बार ग्राफ में ये तो हमने एक्चुअल वैल्यू को रीड किया, अगर इस बार ग्राफ को डायरेक्टली देख के आपसे पूछो कि सबसे ज्यादा काम किसने किया, तो आपको दिख रहा है ना मेरी वाली जो सबसे ज्यादा ऊंचा बार है, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि मेरी ने सबसे ज्यादा काम किया है। क्या सबको समझ में आया अच्छे से? उसके अलावा बेटा एक पाई चार्ट होता है, लगता है कोई होटल है, इस होटल में अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं। कहां कहां से आते हैं? स्पेन से 30 लोग आए, इंग्लैंड से 24 लोग आए, फ्रांस से 10 लोग आए, जर्मनी से कितने लोग आए? 8 लोग। यार इंडियन तो कोई है ही नहीं इधर ठीक है, पर कोई बात नहीं। कुल कितने लोग आए बेटा? 72 लोग। हमने एक सर्किल बना लिया, ठीक है, ये बेकार लग रहा है ऐसे ही, ठीक है। हमने एक सर्किल बना लिया, इस सर्किल में कितने गेस्ट हैं बेटा? कितने लोग आए? हम जानना चाहते हैं कहां से कितने लोग आए हैं। तो कुल कितने लोग आए हैं? 72 लोग। हर पर्सन को हम कितना एंगल देंगे? 360 डिग्री अपॉन 72। हर पर्सन को 5 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्पेन के कितने लोग थे बेटा? 30 लोग, तो 30 इंटू 5 कितना हो गया? 150 डिग्री। ये देखो बेटा स्पेन के लोग, ये एंगल पता है कितना होगा? 150 डिग्री। और इंग्लैंड के 24 लोग हैं, 24 को 5 डिग्री हर फर्द को देना है, तो इंग्लैंड वाला ये ब्रिटिश लोगों का हरा रंग दे दिया है, इनका कितना है बेटा? 120 डिग्री। इसके बाद बेटा फ्रांस के 10 लोग हैं, 10 लोग हैं तो इनको कितना देंगे? 50 डिग्री। ये साफ दिख नहीं रहा है 50 डिग्री, लाल पर लाल लिख रहा हूं इसलिए। ये कितना है बेटा? ये वाला एंगल 50 डिग्री है। और जर्मनी को पीला रंग दिया है, 8 लोग हैं, 8 5 द 40 डिग्री। जरूर ये एंगल कितना होगा बेटा? 40 डिग्री। समझ में आया कैसे पाई चार्ट बनाते हैं? अब मान लो आपको डायरेक्टली ये पाई चार्ट आपके सामने हो और आपसे पूछो कि बताओ सबसे ज्यादा कहां के लोग आते हैं, तो आपको दिखेगा ना कि ये रंग कौन सा रंग है मुझे पता नहीं बेटा, मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूं, पर जो भी ये रंग है ना, ब्लू का ही कोई शेड है पता नहीं मुझे, ये रंग के लोग सबसे ज्यादा है ना। ये रंग जल्दी से आप नीचे देखोगे, कहाँ के लोग हैं बेटा? स्पेन के लोग हैं। तो आप कहोगे नहीं नहीं हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कहाँ के आते हैं? स्पेन के। वैसे उसके कुछ बाद ही ये हरा रंग है, हरा रंग आप तुरंत देखोगे कि कहाँ का है बेटा? इंग्लैंड का। इंग्लैंड के ब्रिटिश लोग उसके बाद आते। उसके बाद कहोगे फ्रेंच लोग थोड़ा सा ज्यादा लग रहे हैं, लाल वाले फ्रेंच हैं, पीले वालों से सबसे कम वो है जर्मन है। क्या समझ में आ गया? यही 4 जगह के लोग आते हैं। मजे की बात यह है, ये जो एनालिसिस है कौन ज्यादा है कौन कम है, समहाउ बहुत से लोगों को, और बहुत से लोगों मतलब बहुत से लोगों को ग्राफ से ज्यादा जल्दी समझ में आती है, टेबल से समझना मुश्किल होता है। ठीक है, टेबल समझना मुश्किल होता है, टेबल पढ़ना मुश्किल होता है। कई लोगों को बेटा रंगीन चार्ट जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, इसलिए आप अक्सर देखोगे कि लोग क्या प्रेफर करते हैं? ये चार्ट। ये इस तकनीक को, एक सर्किल को बांट के हम इस तरह से बनाए, इस तकनीक को क्या कहते हैं बेटा? पाई चार्ट। पाई खाने की चीज होती है, पाई बिल्कुल गोल होता है, तो काइंड ऑफ पाई में इन्होंने बांट के दिखा दिया है ना, कितना हिस्सा किसको है। आपको नहीं पसंद पाई, आप इसको रोटी चाट, डोसा चाट, जो मन करे आप बोल सकते हो, उत्तपम भी खा सकते हो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया। जरा सा आगे बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट है बेटा पिक्टोग्राम का। पिक्टोग्राम, ये कुछ फार्मर्स हैं, उन्होंने पंपकिन बनाया है, पंपकिन उगाया है, पंपकिन की खेती की है। पंपकिन क्या होता है बेटा? पंपकिन को इंडिया में अलग अलग जगह अलग कहते हैं, कुछ जगह कद्दू कहते हैं, कुछ जगह कोहड़ा कहते हैं। अरे ये रहा, फोटो रही है ना, ये देखो इस तरह का है पंपकिन। तो हम देखना चाहते हैं किसने कितना पंपकिन बनाया है। ठीक है, तो हैरी के पास कितने पंपकिन है? 20। समी के पास कितने हैं? 50। डॉग के पास कितने हैं? 40। और रैशल के पास कितने हैं? 25। तो हम क्या करते हैं, एक पंपकिन किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 पंपकिन को रिप्रेजेंट करेगा। एक फोटो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 पंपकिन को। तो हैरी के पास कितना दिखाया हमने? 2 पंपकिन दिखा। तो आपको समझ में आ गया ना, 20 पंपकिन है। समी को देखो बेटा 50 है, उनको हमने 5 दिखा दिया। डॉग के पास 4 है, तो उनको कितना दिया हमने? 4। रैशल के पास 25 है, तो 2 पूरा दिया और एक जो है आधा दे दिया। अब अगर इस फिगर को आप देखते हो और आपसे मैं डायरेक्ट पूछता हूं कि बताओ सबसे ज्यादा पंपकिन किस पर खेती किसने की है, तो आप डायरेक्ट कहोगे ना कि सबसे ज्यादा खेती किसने की है? समी ने, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पंपकिन दिख रहे हैं। एक्चुअल वैल्यू क्या है वो आप बाद में देखोगे, एक्चुअल वैल्यू क्या है आप बाद में देखोगे, लेकिन ये अंदाजा कि कहां ज्यादा है और कहां कम है। सबसे कम किसने किया है इस बार?
दिख रहा है ना, सबसे कम किसने किया है, हैरी ने। ये चीजें बेटा कि सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, ये चीजें फोटो से जल्दी जाहिर होती हैं कंपेयर टू टेबल के। क्या समझ में आ गया? जहां भी देखो बेटा, फिर से समझो, अगर कोई बहुत एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन है ना, कोई शुमारियात का एक्सपर्ट है, तो हो सकता है वो टेबल प्रेफर करे। लेकिन ज्यादातर लोग बेटा, ज्यादातर लोग है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग भी क्या प्रेफर करते हैं, पिक्चर्स को। क्या समझ में आ गया? एक और होता है बेटा लाइन चार्ट, है ना। लगता है बेटा कुछ कमाई है ट्रिलियंस में, है ना, हो सकता हो किसी कंट्री की कमाई हो, किस साल में कितना कमाया है। 2011 में इन्होंने 1.68 ट्रिलियन कमाया है, 2012 में यहां पर कुछ थे, 2013 में यहां कुछ थे, 2014 में यहां कुछ थे। दिखा आपको? आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, मतलब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है आमदनी हमारी बढ़ती जा रही है। अरे ये इंग्लैंड की टोटल आमदनी, किसी कंट्री की कितनी आमदनी होती है उसको जीडीपी कहते हैं। तो इस चार्ट को देख के आपको पता चल रहा है कि यहां तक तो बढ़ रहा था, यहां और तेजी से बढ़ने लगा। क्या समझ में आ गया? है ना। तो इस तरह की चीज को क्या कहते हैं बेटा, लाइन चार्ट। इस तरह की चीजों को क्या कहते हैं, लाइन चार्ट, या इसको और क्या कहते हैं, खती चार्ट। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया ये, है ना। जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग किसी तस्वीर चार्ट को, तस्वीरी ग्राफ को, है ना, पढ़े और उनकी तर्जुमानी करें। कोई लाइब्रेरी है बेटा, लाइब्रेरी में कितने लोग घूमने आते हैं। जनवरी में ये 4 मुस्कुराते चेहरे आए, लेकिन एक मुस्कुराता चेहरा बेटा किसके बराबर है, 10 बच्चों के। दिखा नीचे में? तो जनवरी में कितने बच्चे आए बेटा, 40 बच्चे आए। देखो जनवरी में कितने बच्चे आए, 40। ये देखो बेटा फरवरी में 3 मुस्कुराते चेहरे और एक अधूरा चेहरा। एक मुस्कुराता चेहरा 10 के बराबर है, एक अधूरा चेहरा 5 के बराबर है। 10 और 5 तो 3 पूरे और 5, है ना, 30, 5, 35 बच्चे हैं। मार्च में बेटा लगता है 5 पूरे मुस्कुराते चेहरे हैं। मार्च में कितने आए, 50। क्या समझ में आया किस तरह से हम लोग पिक्चर ग्राफ को इंटरप्रेट करते हैं? जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जरा सा बात कर रहे हैं बेटा पिक्टोग्राम बनाने के बारे में। पिक्टोग्राम कैसे बनाएंगे, ये देखो बेटा, अलग अलग जानवर का मांस है। रैबिट का मांस 45 केजी, इतना भारी रैबिट इनको कहां मिल गया, हल्का फुल्का होता है 10-20 केजी का। डॉग का मांस 67 केजी, अरे नहीं इतना नहीं होगा। लायन का 110 केजी, ये कम है, लायन का और ज्यादा होता है। कंगारू का 83 केजी, बेटा मेरी मुलाकात नहीं है, मैं नहीं जानता हूं। बिल्ली का 33 केजी, बहुत ज्यादा बिल्ली को खिला रहे हो बेटा, है ना, ये बिल्ली दौड़ भाग कुछ नहीं कर रही है, इसको थोड़ा एक्सरसाइज कराओ। हमें ये पिक्टोग्राम में बनाना है, जैसे अभी पिक्टोग्राफ बनाया था ना, वैसे ही बनाना है। तो हमने क्या किया बेटा, एक केले का मतलब कितना डाल दिया, 10 किलो। 10 किलो का केला कहां होता है मुझे नहीं मालूम, पर हम एक जस्ट इंडिकेशन। और ये शायद चेरी है, चेरी को हमने कितना डाल दिया, 1 केजी। तो अब देखो बेटा रैबिट का कितना है, 45 केजी है ना। तो इसको क्या दे देंगे बेटा, इसमें लिखेंगे हम 4 बनाना, है ना, +1 + 5 चेरी। क्या समझ में आया? 4 बनाना 40 हो गया, और 5 चेरी क्या हो गई बेटा, 5 किलो और हो गया। इसमें 6 बनाना दिखाएंगे, और साथ ही साथ बेटा 7 चेरी दिखाएंगे। इसमें बेटा 11 बनाना काम हो गया। यहां पर बेटा 8 बनाना है, और उसके बाद 3 चेरी भी है। यहां पर बेटा 3 बनाना है और 3 चेरी है। इसको प्लॉट कर लो बेटा, ये तैयार हो गया। रैबिट का मैंने क्या बताया था, 4 बनाना 4 चेरी 5 चेरी, है ना। तो देखो बेटा रैबिट का कितना है, 4 बनाना और 5 चेरी। डॉग का देखो बेटा 6 बनाना है और 7 चेरी है, क्योंकि ये 67 केजी है। लायन का देखो बेटा 11 बनाना हो गया। कैंगरू का 8 बनाना और 3 चेरी। कैट का क्या हुआ बेटा, 3 बनाना और 3 चेरी। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। अब हम लोग टैली लाइन को यूज करने जा रहे हैं, टैली मार्क्स को यूज करने जा रहे हैं। चलो बेटा टैली लाइन बनाते हैं। ये देखो बेटा एक डेटा है, क्या डेटा है, 5876108246375851746352 82642895475558। मैंने पूरा डेटा को पढ़ा, मैं सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे रहा था, वो ये था कि सबसे छोटा डेटा कौन है और सबसे बड़ा डेटा कौन सा है। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे छोटा डेटा 1 है और सबसे बड़ा डेटा क्या है बेटा, 10। चलो हम लोग यहीं पर इस टेबल को बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं।
1 2 3, या एक बार इसको मिटाते हैं, यहीं पे करते हैं, देखते हैं, है ना, या लास्ट में चलते हैं। तो डेटा कहां से कहां वेरी कर रहा है बेटा? डेटा वेरी कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल डेटा कहां से कहां वेरी किया है बेटा? 1 to 10। अब मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों का 1 है, कितने लोगों का 2 है, कितनों का 3 है, कितने का 4 है, कितने का 5, कितने का 6, ये क्या है 7, ये है 8, ये है 9 और कितनों का 10 है। इसका हिसाब मुझे चाहिए। मुझे बेटा ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन देख रहे हो, पूरी इंफॉर्मेशन यहां से लेकर यहां तक, इसमें बताना है कितना 1 है कितना है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग लेंगे यहां पहला 5 को, क्या है बेटा? 5 8 7 6 10। देखो क्या करता हूं, 5 में एक डंडा डाल दो, 6 में एक डंडा डाल दो, 7 में एक डंडा, मैं भूल गया फिर से, है ना, फिर से एक बार डेटा देखते हैं। मैं इसीलिए चाह रहा था सेम पेज पे होता तो अच्छा रहता। कॉपी कर लेते हैं एक बार डेटा उधर, है ना। 5 8 7 6 10 अच्छा रहेगा, डेटा यहीं कॉपी कर लेते हैं बेटा, है ना, वो बेहतर रहेगा। 5 8 7 6 10 आसान रहेगा यहां से करना, ठीक है। इसके बाद बेटा 8 2 4 6 3, और क्या डेटा है बेटा? 8 2 4 6 3, ये रॉ डेटा है ना, कच्चा डेटा है, खाम आदाद शुमार है। इसके बाद बेटा 7 5 8 5 1, अगला 5 डेटा है 7 5 8 5 1। इसका अगला 5 डेटा है 7 4 6 3 5। 7 4 6 3 5। इसका अगला 5 डेटा है 2 8 4 2 6। 2 8 4 2 6। इसका अगला डेटा है 4 2 8 9 5। 4 2 8 9 5। और आखिर में जरा आ जाते हैं बेटा, क्या डेटा है? 4 7 5 5 8। मेहनत लगती है बेटा इसमें, है ना, बहुत मेहनत वाला सब्जेक्ट है ये। 4 7 5 5 8। ये जो डेटा है बेटा हमारा क्या है? रॉ डेटा है, रॉ डेटा है। अब देखो मैं इस डेटा की एनालिसिस, है ना, क्या कहा था इसे? खाम दादो शुमार। ठीक है, कैसे एनालाइज करेंगे बेटा? जरा सा ये टैली बैक जो मैंने गलत बना दिया था वो देखते चले। स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले 5 8 7 6 10 सबको एक एक डंडा दे दो। 5 8 7 6 और 10 सबको एक एक डंडा दे दिया। ये लाइन हमने एनालाइज कर ली। नेक्स्ट देखना 8 2 4 6 3। 8 2 4 6 3। देखो बेटा 6 2 बार हो चुका है, 8 2 बार हो चुका है, राइट। ऐसे एनालाइज करते हैं बेटा। 7 5 8 5 1। 7 5 8 5 1। देखो बेटा 5 3 बार हो चुका है, 8 3 बार हो चुका है, ठीक है, 3 बार आ चुके हैं ये। अब अगला क्या है बेटा? 7 4 6 3 5। 7 4 6 3 5। देखो बेटा अब 5 मैदान में आगे है। 5 कितनी बार हो गया है बेटा? 4 बार। बाकी 3 बार कई लोग हो चुके हैं। ये तो लग रहा है अच्छा इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, अगला देखना बेटा 2 8 4 2 6। 2 8 4 2 6। अब देखो बेटा मजा आएगा। अगला नंबर क्या है बेटा? 4 है। 4 3 हो चुका है। उसके बाद 2 है। 2 ऑलरेडी 4 हो चुका है। 5वीं लाइन में तिरछी काटता हूं, याद है आपको? अगली 5 लाइन है 4 2 8 9 5। 4
2 8 8 भी तिरछा काटना है, 9 5 5 भी तिरछा कटेगा। लास्ट है बेटा 4 7 5 5 8 4 4 भी तिरछा कटेगा, 7। अब 5 को दोबारा लिखो, 5 5 8। ये हमारा डेटा तैयार हो गया। एक तो 1 भी था ना, एक 1 था, कुछ गलती हुई है हमसे, एक 1 था, कुछ गलती की है मैंने टैली मार्क लगाने में, मेहनत का काम है बेटा, कुछ गलती हुई होगी। ये देखना बेटा, ये कितना हो गया, 1 एक बार रिपीट हुआ है, 2 5 बार रिपीट हुआ है, मैं डायरेक्टली देख सकता हूं, इसे पहचानता हूं 5 बार है। 3 बेटा 2 बार रिपीट हुआ है, 4 5 बार रिपीट हुआ है, 5 बेटा 5 के बाद 6 7 7 बार रिपीट हुआ है, सबसे पॉपुलर मुझे लग रहा है 5 है। 6 बेटा 4 बार रिपीट हुआ है, 7 बेटा 4 बार रिपीट हुआ है, 8 6 बार रिपीट हुआ है, 9 एक बार और 10 एक बार। क्या समझ में आया? तो ये क्या थी बेटा, ये जो है हमारा डेटा है, वैल्यू है। ये क्या है बेटा, वैल्यू है। और ये क्या है, उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया किस तरह से डेटा एनालिसिस करते हैं टैली मार्क्स की मदद से, है ना, इनिशियल प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अरे वाह, देखो ना, जो हमने बनाया है वो इन्होंने भी बनाया। जरा देखें हमने गलती कहां की बेटा। इनका है 14257, हमारा क्या है 152। लगता है बेटा एक 2 को मैंने 1 बना दिया है, कुछ गलती हुई है। 2 मैंने एक एक्स्ट्रा गिन दिया है और 1 एक कम गिना था। ठीक है, पर कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया सारे कंसेप्ट। जरा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, बार ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। बार ग्राफ हमारी मर्जी के ऊपर, लाइन वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, बीच में स्पेसिंग भी हो सकती है बेटा, बीच में हम खाली जगह छोड़ सकते हैं यहाँ पे, है ना, छोड़ते ही है नॉर्मली, लेकिन ये सब अपनी मर्जी है, ये सब तो अपनी सफाई के लिए। बार की विड्थ बराबर होनी चाहिए ताकि वो बिला वजह कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। और हमेशा स्टार्टिंग कहां से होती है बेटा, 0 से, है ना, लोएस्ट लेवल कहां से होगा, 0 से। ये बेटा बार ग्राफ की प्रॉपर्टीज है। बार ग्राफ में एक्सिस और स्केल देना पड़ता है, जैसे लिखना पड़ता है किस एक्सिस पर क्या चीज है ना। यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे उनके ग्रेड है। ये इतने बच्चों के ए ग्रेड आए हैं, इतने के बी, इतनों के सी, इतनों के डी, इतनों के एफ आए हैं। ठीक है, इतना ही है। ऊपर में बेटा लिख दो क्या चीज है, ये क्या है बेटा, टेस्ट का रिजल्ट है। टेस्ट का रिजल्ट है जिसमें हमें सिर्फ क्या दिया है, ग्रेड दिया है। ये अच्छी आदत है बेटा, अगर अपने हम बार ग्राफ में इन चीजों को मार्क करें तो इससे लोगों को जल्दी समझ में आता है क्या ग्राफ है और इससे पूरे मार्क्स मिलते हैं, है ना। हम लोग आज हमने खूब बात की बेटा डेटा कैसे हैंडल करते हैं। मैंने आज ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं कराए, मैं नॉर्मली मैथ्स की क्लास में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज की क्लास में आपको जो है मैंने टैली मार्क बनाना सिखाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आया होगा। मिलता हूँ आप लोगों से अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।